हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया एयर स्पेस। जी हां दोस्तों, बताएंगे इमरान खान को लेकर उड़ी अफवाहों के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ा झटका दोस्तों। तो वहीं बताएंगे क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा। जी हाँ, बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया दोस्तों, आपको बताएंगे। लगातार बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह मुद्दा उठा रहा है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी दलीलें दे रहा है दोस्तों। क्या भारत वाकई में शेख हसीना को वापस लौटा देगा बांग्लादेश को? सबसे बड़ी जानकारी बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जैसा रूस चाहता था वैसा ही हो गया क्या। जी हाँ, ट्रंप ने यूक्रेन के साथ कर दिया बहुत बड़ा खेला। शांति प्रस्ताव को लेकर चौंकाने वाला दावा, और जैसे ही ये दावा का हुआ खुलासा दोस्तों, तैसे ही मच गया हड़कंप। जी हाँ, अमेरिकी दूत ने पुतिन को दिया था ट्रंप को यूक्रेन शांति योजना पर मनाने का मंत्र। जी हाँ, वही बताएंगे इमरान खान की मौत को लेकर क्या खबर है दोस्तों, अभी तक क्या नए अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। कैसे इमरान खान की बहन को स्ट्रीट लाइट बंद करके बाल पकड़कर घसीटा गया है और इमरान खान से मिलने के लिए जेल में अलाउ नहीं किया गया। क्या वाकई में इमरान खान की मौत हो चुकी है? क्या वाकई में उनको मार दिया गया है? बहुत बड़ी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। लगे हाथों बताएंगे भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। हर एक भारतीयों का सीना गर्व से हुआ चौड़ा दोस्तों। लेकिन आपको बताएंगे भारत के किस शहर में होगा ये आयोजित, तो वहीं 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आधार कार्ड नंबर हो जाएंगे डीएक्टिवेट। UIDAI ने क्यों उठाया ये कदम और किस किस के आधार कार्ड होंगे डीएक्टिवेट दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और मानते हैं कि चीन के बार बार फर्जी दावे से सच्चाई नहीं बदलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे अहम जानकारी की, जहां अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ को रातों रात दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के लिए बंद किया क्या एयर स्पेस। बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्पष्ट तेवर दिखा दिए हैं। तालिबान सरकार ने अपना एयर स्पेस अचानक बंद कर दिया है। ये एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए नो एंट्री जोन बन गया है। तालिबान का ये फैसला पाकिस्तान की उड़ानों पर सीधा असर डालेगा दोस्तों। फिलहाल आधिकारिक बयान तो नहीं आया अफगान पत्रकार ने, लेकिन दावा किया है कि अफगान सरकार ने पाकिस्तान विमानों और ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। इससे PIA की कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इसमें इंटरनेशनल कार्गो और हज रूट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तालिबान ने इसको लेकर कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, लेकिन दावा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कुछ दिनों से अफगानिस्तान पर हमला किया है, अफगानिस्तान के साथ रूढ़ रवैया अपनाया है, अब ये अफगानिस्तान का फैसला उसका प्रतिक्रिया माना जा रहा है। मंगलवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक इलाके में भारी बमबारी की थी। इसमें 10 लोग मारे गए, इनमें 9 बच्चे शामिल है। इस पर अफगानिस्तान ने कहा था कि इस हमले का हम सही जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। अब ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। इसी जवाब के तहत ये बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान दर्ज किया था कि पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने आम नागरिक के घर पर बमबारी की थी। नतीजा ये हुआ कि खोस्त प्रांत में 9 बच्चे, 5 लड़के और 4 लड़कियां और 1 महिला शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है, दोहराता है कि अपने एयर स्पेस इलाके और लोगों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है। ये वही समय पर इसका सही जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब कहीं ना कहीं दोस्तों इसका पहला पड़ाव माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस पूरे तरीके से क्लोज कर दिया दोस्तों। सोनिया नियाजी इंग्लिश करके एक्स चैनल ने भी ये पोस्ट जारी किया, जैसा कि हम आपने सामने देखा दोस्तों। आपकी इस पर क्या राय है बताना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और शहबाज सरकार के बीच कतई भी आगे आने वाले समय में बनने वाला नहीं दोस्तों। और आशा ये किया जा रहा है, या फिर रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच आगे और भी ज्यादा बात बिगड़ने वाली है। जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकिस्तान को तालिबानी जैसे ही देश सुधार सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार भी कहीं ना कहीं अभी तैयार है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान से उलझना काफी छोटी बात हो जाएगी। आपकी जो भी राय हो जरूर बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
क्या शेख हसीना की होगी वापसी? क्या भारत वापस भेजेगा हसीना को? मोहम्मद यूनुस के आग्रह पर, लगातार आग्रह पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। बता दे क्या कहा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश की तरफ से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की आग्रह की जांच कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हाँ, हमें वो रिक्वेस्ट मिली है और रिक्वेस्ट की जांच की जा रही है। हम बांग्लादेश के लोगों के लिए कमिटेड हैं। हम इस बारे में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत करते रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में हसीना को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। फैसले के मुताबिक 78 साल की अबदस्त नेता जो अब भारत में हैं, उनको पिछले 5 अगस्त को ढाका के चंखर पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया था। पिछले साल 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से निकलने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। अदालत ने उन्हें पहले ही भगौड़ा घोषित कर दिया था। माना यह जा रहा है कि खान भी भारत में ही है। ढाका ने बार बार नई दिल्ली से बैन अवामी लीग पार्टी के लीडर को एक्स्ट्रेडाइट करने के लिए कहा है। हालांकि भारत अपने आप ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि 2013 की प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक अगर जुर्म को पॉलिटिकल माना जाता है तो आर्टिकल 6 के तहत मना किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत इसका पॉलिटिकल वाला एंगल भी जांच करने का प्रयास कर रहा है। जरा भी दोस्तों इसमें पॉलिटिकल कुछ जुड़ता नजर आया तो शेख हसीना की वापसी कतई नहीं होगी। भारत बिल्कुल भी हसीना की वापसी नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्तों इसको पॉलिटिकल नहीं जोड़ा गया तो फिर भारत मजबूर हो जाएगा शेख हसीना को वापस भेजने के लिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार शेख हसीना को वापस करने के लिए कोई राजनीतिक चाल चल रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ऐसा फैसला ले रही है? क्या लगता है दोस्तों आपको? अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन क्या शेख हसीना किसी भी कीमत पर वापस जानी चाहिए? दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती भारत की प्रिय जनता। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी दूत ने पुतिन को दिया था ट्रंप को यूक्रेन शांति योजना पर मनाने का मंत्र। बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट लीक होने से मच गया हड़कंप। बता दे क्या है खबर। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर हुए एक चौंकाने वाले खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष शांति दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव को फोन पर सुझाव दिया कि पुतिन को ट्रंप को यूक्रेन शांति योजना के लिए कैसे राजी करना चाहिए। यह जानकारी ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा प्रकाशित 14 अक्टूबर की कॉल के ट्रांसक्रिप्ट से सामने आई है। ये 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा लंबी फोन कॉल गाजा युद्ध विराम समझौते के एक दिन बाद हुई थी, जब ट्रंप इजराइल और मिस्र की यात्रा से लौटे थे। दोस्तों अमेरिका के शांति दूत विटकॉफ गाजा डील के भी ब्रोकर थे। विटकॉफ ने रूसी सलाहकार उशाकोव को सुझाव दिया कि पुतिन ट्रंप को फोन करे और गाजा शांति समझौते पर बधाई दे। उन्होंने सुझाव दिया था कि पुतिन कहें कि रशिया ने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया है और वे ट्रंप को एक शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं। इससे बातचीत का माहौल सकारात्मक बनेगा। बातचीत की ये ट्रांसक्रिप्ट लीक होने से हलचल पैदा हो गई है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक विटकॉफ ने आगे सुझाया कि पुतिन ट्रंप से कहें कि स्टीव और यूरी ने एक 20 सूत्री शांति योजना पर चर्चा की है जो गाजा मॉडल जैसी है। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। विटकॉफ ने जोर दिया कि बातचीत को आशावादी रखना चाहिए, न कि डोनेट्स्क पर कब्जे या भूमि विनिमय जैसे कठोर मुद्दों पर। विटकॉफ ने उशाकोव को सलाह दी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस आएंगे, उससे पहले पुतिन ट्रंप से फोन पर बात करें। उन्होंने कहा कि ट्रंप मुझे डील के लिए काफी छूट देंगे। रूसी सरकारी मीडिया से प्रतिक्रिया मांगने पर उशाकोव ने रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन कहा कि ये मॉस्को से लीक नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि ये कॉल अमेरिका रूस संबंधों को बाधित करने के लिए लीक की गई है। दोस्तों इस खुलासे के बाद इस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के लीक होने की जमकर आलोचना की गई है और पुतिन के देश रशिया ने इस पर आग बबूला होते हुए इसे यूक्रेन शांति प्रस्ताव चर्चा को कमजोर करने की एक नामंजूर कोशिश बताया है और हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा बता डाला। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो लिखकर अवश्य बताएगा। अगली खबर की बात करते हैं चौंका देने वाली की, जहां
सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाह, पाकिस्तान सरकार चुप। इमरान की बहनों ने कहा मिलने नहीं दिया जा रहा और मिलने पर स्ट्रीट लाइटें बंद करके बाल पकड़कर घसीटा। पुलिस पर बदसलूकी का लगाया गंभीर आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर पा रही हैं। 1 साल से जारी कोशिशों के बावजूद जेल प्रशासन हर बार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मुलाकात से रोक रहा है। मंगलवार भी देर रात इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरियन नियाजी और डॉक्टर उज़मा खान इमरान के समर्थकों के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पंजाब पुलिस ने अंधेरा कर उन पर लाठी चार्ज किया। 71 साल की नौरियन खान ने दावा किया कि उन्हें बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया। अन्य महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई और उनको उनके भाई से मिलने यानी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें फैल गई है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर लेकर जाया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है दोस्तों, क्योंकि जब अधिकारी ही मिले हुए हैं तो आधिकारिक पुष्टि कहां से होगी। नहीं तो इतना बवाल होने के बाद भी दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरान पब्लिकली ये बता देते कि इमरान खान मरे नहीं है बल्कि जिंदा हैं, और जितना देरी कर रही है शहबाज सरकार उतना ही बात की गंभीरता और सीरियसता बढ़ती जा रही है कि इमरान खान की मौत हो चुकी है। आपको बता दें इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस चल रहे हैं और वे अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट यानी तोशाखाना केस बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। लेकिन इसी बीच आसिफ मुनीर के साथ भी, शहबाज शरीफ के साथ तो कट्टरता है ही, लेकिन आसिफ मुनीर के साथ भी काफी इमरान खान की जेल से बहस होती खबरें आई थी दोस्तों। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आसिफ मुनीर ने ही और शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनली मिल करके इमरान खान को ठिकाने लगा दिया है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में चेक पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार यानी 26 नवंबर को एक चेक पोस्ट पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस दौरान 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने का आदेश दिया है। जिला पुलिस अधिकारी खान जैब ने बताया कि यह हमला हंगू जिले के खाजी तालाब पुलिस जांच चौकी पर हुआ। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने पास के एक पहाड़ से सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। घटना के बाद से आतंकी फरार हो गए। जैब ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चारों तरफ कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने का आदेश दिया है। दोस्तों, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले के जब्बा मीला इलाके में ISIS के 2 ठिकानों पर हमला किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अब्दुल हकीम तौहीदी, गुल नाजिम और सादिक यार सहित कई प्रमुख ISIS सदस्य इन ठिकानों पर मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें, भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। PM मोदी बोले ये गौरव का क्षण, 2030 में इस शहर में होगा आयोजन। बता दें भारत को आखिरकार 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिल ही गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में हुई बैठक में भारत के अहमदाबाद शहर के नाम को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। ये भारत की उस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा कदम है जिसके तहत वो एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट हब बनना चाहता है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, आपको याद होगा। इस बार अब ये आयोजन अहमदाबाद में होने वाला है, जहाँ पिछले 1 दशक में स्पोर्ट्स इंफ्रा को तेज गति से विकसित किया गया है। 2030 की कॉमनवेल्थ बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के शहर अबूजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अफ्रीकी देश को 2034 एडिशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे देश के लोगों और भारत के खेल जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना को दर्शाती है, जिसने देश को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूत स्थान दिलाया है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जिसमें PM मोदी जी ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत इन ऐतिहासिक खेलों का पूरे उत्साह के साथ आयोजन करेगा और दुनिया भर के लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया
फोबिया ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार देने का निर्णय भारत के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि देश 2047 तक खेलों में महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अगर आप भी मानते ये तो होना ही था, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलनी ही थी, तो अपनी राय देते हुए लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर राम मंदिर के झंडे पर पाकिस्तान के बयान का भारत का करारा जवाब। कहा, जिसका दामन दागदार हो वो दूसरों को लेक्चर नहीं दिया करते। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा कि धर्म ध्वजा फहराने पर ज्ञान ना दे पाकिस्तान तो ही बेहतर होगा। पाकिस्तान ने कहा था कि ये मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर पर मंगलवार को ध्वजा फहराया गया, जो पाकिस्तान को रास नहीं आया। पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के इस बयान पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हम पाकिस्तान की तरफ से आए बयान की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेकर लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने अंदर झांके और अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान दे। दरअसल पाकिस्तान ने क्या कहा था वो आपको बता दे। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी तब आई है जब पाकिस्तान ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर पर झंडा फहराने पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अरुणाचल की महिला के खिलाफ चीनी कार्रवाई पर भड़का भारत, कह दिया मनमाना रवैया संबंधों की बहाली में नहीं होगा मददगार। जी हां, अरुणाचल प्रदेश हमारा है और बार बार झूठे दावे से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बता दें, अरुणाचल प्रदेश की महिला के पासपोर्ट को अवैध बताने पर भारत ने चीन को सख्त जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान देखे हैं। उसके पास वैध पासपोर्ट था और वो शंघाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जापान की अपनी आगे की यात्रा पर जा रही थी। चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है और यह एक स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीन की ओर से चाहे जितना भी इनकार किया जाए, ये निर्विवाद वास्तविकता बदलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिरासत के मुद्दे को चीनी पक्ष के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने की अगले साल G20 समिट से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने की घोषणा, सभी भुगतान सब्सिडी रोकने का भी कर दिया ऐलान। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप श्वेत किसानों के कथित उत्पीड़न को लेकर दक्षिण अफ्रीका पर हमलावर हैं। ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 समिट का भी बहिष्कार किया था। इस बीच अब उन्होंने अगले साल के G20 शिखर सम्मेलन से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि दक्षिण अफ्रीका को 2026 के G20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो अगले साल मियामी में होने वाले ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भाग लेने से रोक रहे हैं। इसी साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल की वैश्विक बैठक में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि के साथ किए गए व्यवहार के कारण दक्षिण अफ्रीका को दिए जाने वाले सभी भुगतान और सब्सिडी रोक देंगे। मालूम हो कि ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित हालिया शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को शामिल न करने का निर्णय लिया और कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अफ्रीका नर समुदाय यानी दक्षिण अफ्रीका के श्वेत किसान के लोगों को हिंसक रूप से सताया जा रहा था। ये एक ऐसा दावा है जिसे दक्षिण अफ्रीका ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें, अमेरिका से नहीं डरेगा वेनेजुएला, तनाव के बीच राष्ट्रपति मादुरो ने मंच से लहराई तलवार। दोस्तों, नशीले दवाओं की तस्करी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की मजबूत घेराबंदी कर दिया। इस घेराबंदी को जानकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तख्तापलट की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी घेराबंदी से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। दोस्तों, टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक इस वीडियो में मादुरो तलवार लहराते दिखाई दे रहे हैं। मादुरो अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए मंच पर मुट्ठी भींचते भी नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मादुरो ने इस फोटो के जरिए अमेरिका को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वे किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। मादुरो जब मंच पर चढ़े तो वे सैन्य वर्दी में थे। उनके सामने काराकास की सड़क पर हजारों लोग उतरे थे। भीड़ को देखते ही मादुरो ने स्वतंत्र
स्वतंत्रता नायक साइमन बोलीवार की तलवार मंच पर लहरा दी। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। वहीं बता दें, बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी भारतीय जनता पार्टी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने नेताओं को दिए ये निर्देश। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मिशन बंगाल में जुट गई है। बिहार में हुई जबरदस्त जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिनर रात्रि भोज पर बुलाया था कल रात। इसी दौरान बीजेपी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कार्यकर्ता अब बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहें, किसी को कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अमित शाह जी ने बिहार की जीत पर कहा कि सभी नेताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका नतीजा सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1% का योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता ये नहीं समझे कि यह जीत उसकी वजह से मिली है, क्योंकि इससे घमंड आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बीजेपी ने घोषित किए नए जिलाध्यक्षों के नाम। ओबीसी वर्ग से 6 नेताओं को मिला मौका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी। प्रदेश चुनाव अधिकारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बुधवार को 14 निर्वाचित जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए। 14 जिला अध्यक्षों में 6 नेता पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि एक अनुसूचित जाति से। वहीं 7 जिलों में सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसा कि नाम आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ महानगर, अलीगढ़ एल्टा, जालौन, झांसी महानगर, हमीरपुर। जी हाँ, इन जिलाओं से जिलाध्यक्ष के नाम चुने गए हैं। वहीं आप इनके वर्ग भी देख पाएंगे। तो उधर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सीईओ दफ्तर में भारी सुरक्षा चौक। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मांगी 48 घंटे में रिपोर्ट। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ऑफिस में बीएलओ के एक गुट की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन पर गंभीर रुख अपनाया है। इसको लेकर आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, जिसमें इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए मामले में 48 घंटे के अंदर एक्शन की रिपोर्ट की मांग की है। तो वहीं अहम जानकारी आपको बता दें, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आधार नंबर हुए डीएक्टिवेट। यूआईडीएआई ने आखिर क्यों उठाया ये कदम, आपको बता दें क्या है इसकी वजह। दरअसल आधार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोले तो यूआईडीएआई ने 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों के आधार नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये अहम कदम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से मिली जानकारी के आधार पर उठाया गया है। अब परिवार के सदस्य भी माय आधार पोर्टल पर अपने किसी प्रियजन की मृत्यु की सूचना दे सकते हैं। इससे आधार डेटाबेस को तुरंत अपडेट करने में मदद मिलेगी। यूआईडीएआई ने यह फैसला आधार डेटाबेस को हमेशा अपडेट रखने और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया है। मरे हुए लोगों के आधार नंबरों को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार होंगे। इसी बीच दोस्तों, ये थे कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।